हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSN एजुकेशन। माई सेल्फ पर्व पारेख और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2, जिसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। तो पहले तो रेस्पिरेशन होता क्या, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने न्यूट्रिशन में ये पढ़ा था कि फूड हमारे बॉडी के अंदर जाके कैसे डाइजेस्ट होता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं। लेकिन अब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने के बाद उस न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पिरेशन चाहिए। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑक्सीडाइज, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट किया गया है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स लिए गए हैं उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन मिलाया जाता है टू रिलीज एनर्जी, यानी कि उस न्यूट्रिएंट्स के साथ ऑक्सीजन मिलाया जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो आप रेस्पिरेशन आप पहले जब छोटे थे तब आप रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को सेम समझते थे, लेकिन अब आप ये दोनों को सेम समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग है। उन दोनों का डिफ्रेंशिएशन कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, तो हम रिस्क क्यों पढ़ ही लेते हैं। पहला तो ब्रीदिंग, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 गेट्स इन एंड CO2 गेट्स आउट, यानी कि सिंपली एक्सचेंज होता रहता है। ये है ब्रीदिंग, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। ठीक है, ये है ब्रीदिंग, ये सिंपल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, यानी कि हमने जो ऑक्सीजन लिया ब्रीदिंग के टाइम पे, हमने जो ऑक्सीजन लिया वो ऑक्सीजन लेने के बाद वो अंदर हर एक सेल में जाएगा और जो न्यूट्रिएंट्स हमने ऑब्जर्व किए थे डाइजेशन से उसको ऑक्सीडाइज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। फिर फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन मिलता है और रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसमें बहुत सारे रिएक्शन एक साथ होते हैं, यानी कि सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का आप अच्छे से समझ लीजिए। और हाँ, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और ये डिफ्रेंशिएशन नोट कर लीजिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी आपको मिलेगी नहीं। अब जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़ने के टाइम पे उसके टाइप्स पढ़े थे, वैसे ही रेस्पिरेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। सर एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यानी कि O2 नहीं होता, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं किया जाता, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंपल है। एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया वैसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम में ही होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आप टेक्स्ट बुक पे आप स्क्रीन पे एक डायग्राम देखो जिसमें ग्लूकोज कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि हमने पढ़ा था कि फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फैट्स को फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें से जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीडाइज करके कैसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है वो चार्ट आप देख सकते हो। जैसे कि पहले तो ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर ही, यानी कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। पाइरूवेट के साथ थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर उसमें 3 टाइप दिए गए हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। वो किस में होता है? यीस्ट में। ठीक है, उसमें क्या होता है, पाइरूवेट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, फिर नीचे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर होता है, वो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा
क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये पायरुवेट से एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसमें क्या होता है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और बीच में है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं होता। वो कहाँ होता है? हमारे मसल सेल्स में होते हैं। उसमें पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब हम भागते हैं यानी कि रनिंग करते हैं तब हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तब जब एनर्जी की कमी हो जाती है तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला जो प्रोसेस है वो किया जाता है हमारे मसल सेल्स में, ताकि हमारे मसल को एनर्जी मिले रनिंग के लिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वो तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि लीव्स के सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होता है, जिसके आजू बाजू गार्ड सेल्स होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। ये तो आपने क्लास 9th में भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो प्लांट्स के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने के बाद हम सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हम, यानी कि ह्यूमन। हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि सारे ऑर्गन्स के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर पूरा 3D मॉडल में समझेंगे, वैसे ही हम रेस्पिरेशन में भी करेंगे। तो पहला ऑर्गन जो है वो है नसल कैविटी। एयर कम्स इनटू नसल कैविटी थ्रू अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स यानी कि हमारा नोज़, नाक। नसल कैविटी में एयर हमारे नोज़ के थ्रू एंटर होती है। एयर इज़ फिल्टर बाय हेयर्स, यानी कि हमारे नोज़ के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो एयर को फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि उसमें जो नसल कैविटी में जो एयर जा रही है वो फिल्टर की हुई है। उसके बाद आता है ग्लॉटिस, नैरो स्लिट लाइक ओपनिंग थ्रू विच एयर एंटर्स इनटू ट्रैकिया। विंड पाइप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है ग्लॉटिस। वो स्लिट लाइक ओपनिंग होता है जिसमें से हवा अंदर जाती है, ठीक है। फिर आता है एपिग्लॉटिस, प्रोटेस्ट द ग्लॉटिस डूइंग swallowing of food does not allow any food particle to enter in trachea, यानी कि एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है और वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी फूड पार्टिकल विंड पाइप में ना जाए, यानी कि कोई भी फूड पार्टिकल ग्लॉटिस में एंटर ना हो, क्योंकि अगर वो एंटर हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, ताकि फूड जो है वो फूड पाइप में ही जाए, यानी कि ईसोफेगस में ही जाए और विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रकिया, कनेक्ट्स फार्निक्स टू लंग्स, यानी कि वो फार्निक्स को लंग्स के साथ कनेक्ट करता है। इट हैज़ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ ट्रकिया, यानी कि उस ट्रकिया के ऊपर सी शेप के रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि ट्रकिया कोलैप्स ना हो जब उसमें कम हवा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोंकाई, विंड पाइप एक्सटेंड्स फर्दर एंड डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, यानी कि जो विंड पाइप है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकोल्स, विद इन द लंग्स ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंकोल्स, यानी कि लंग्स के अंदर जाने के बाद ब्रोंकाई अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती जाती है, जो है ब्रोंकोल्स। फिर आता है एल्वोलियर सैक, ईच ब्रोंकोल्स टर्मिनेट इनटू एल्वोलियर सैक और एल्वोली, यानी कि ब्रोंकोल्स भी डिवाइड होते होते लास्ट में जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं एल्वोलियर सैक या फिर एल्वोली। इट हैज़ एक्सट्रीमली थिन वॉल्स, यानी कि उसके वॉल्स जो होती है वो बहुत ही थिन होती है। क्यों? ताकि डिफ्यूज़न प्रोसेस इजीली हो सके। एंड इट लुक लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, वो बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह होती है। सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, यानी कि वो ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्ट होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन हियर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है वो एल्वोली में ही होता है। मैंने अभी बोला कि उसके अंदर थिन वॉल, उसकी वॉल्स जो होती है वो बहुत ही थिन होती हैं, क्योंकि एक्सचेंज वहाँ पे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वोली, यानी कि एक्सचेंज कैसे होगा आप ही सोचो। एक्सचेंज डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है, और डिफ्यूज़न प्रोसेस के लिए थिन वॉल ही चाहिए। अगर वॉल अगर थिक होगी तो डिफ्यूज़न प्रोसेस इजीली नहीं होगा, ठीक है। और वो ब्लड कैपिलरी से जॉइंट होती है, ताकि जो भी ऑक्सीजन वो कैप्चर करे, डिफ्यूज़ करने के बाद कैप्चर करे, उसको ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर लें, और ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। फिर आते हैं लंग्स, अ पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैक कैविटी। थोरैक कैविटी यानी कि हमारे चेस्ट में
लंग्स रिब केज से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, रिब केज। दे आर स्पॉन्जी एंड लाइक इलास्टिक बैग्स, वो स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक बैग की तरह दिखते हैं। तो न्यूट्रिशन में हमने जैसे 3D मॉडल में पढ़ा था, वैसे ही हम रेस्पिरेशन में भी पूरा 3D मॉडल में पढ़ेंगे। तो हम पहले यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए वो हम पढ़ लेते हैं। नसल कैविटी, ओरल कैविटी, लार्निक्स, फार्निक्स, ट्रकिया, लंग्स और मेन ब्रोंकस। मेन ब्रोंकस यानी कि ब्रोंकाई, ठीक है। तो हम पहले नोज से चालू करते हैं, क्योंकि हवा वहीं से एंटर होती है। तो आप देख सकते हो नोज से हवा एंटर होने के बाद वो नसल कैविटी में जाती है और उसके बाद वो ट्रकिया में जाती है। आप यहाँ पे ट्रकिया में ग्रे कलर का सी शेप का दिख रहा है, जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो मैंने आपको बोला था कि वो इंश्योर करता है कि ट्रकिया कोलैप्स ना हो जब उसमें कम हवा होती है। फिर उसके बाद वो नीचे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। अब अगर हम लंग्स को हटा दें तो आप देख सकते हो कि ब्रोंकाई जो है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रही है, जिसको कहते हैं ब्रोंकोल्स। और ब्रोंकोल्स भी डिवाइड होते लास्ट में एल्वोलियर सेक पे पहुंचते हैं, जो कि है एल्वोली। और आपको तो पता ही है कि एल्वोली क्या होते हैं। एल्वोली वो जगह है जहाँ पे गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसकी वॉल्स बहुत ही थीन होती है ताकि डिफ्यूज़न प्रोसेस इजीली हो सके, और वो ब्लड कैपिलरीज से जॉइंट होते हैं, ठीक है। अब हम लंग्स के बारे में बात करेंगे। लंग्स स्किन कलर के दिख रहे हैं और वो इलास्टिक बैग जैसे दिखते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज होता है। रिब केज लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जिसको भी मिलेगा उसको बहुत ही हेल्प करेगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट डालूँ, पार्ट 3, तो आपको सबसे पहले मिला। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन वाला वीडियो जल्द से जल्द डालूँ। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।